RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 की हेलो एल्कीन यूनिट के अभ्यास के प्रश्न चले हुए हैं, जिसमें हम आज आपके सामने लेकर आए हैं अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा, जिसमें आपको CH2Cl2, CHCl3 और CCl4 ये 3 यौगिक दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। इस प्रश्न में आपको 3 कंपाउंड दिए गए हैं। पहला है आपका CH2Cl2, दूसरा है आपका CHCl3 और तीसरा है आपका CCl4। अब इसमें पूछा है कि इनमें से किस कंपाउंड का द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। अब द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और फिजिक्स में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q = 2L। यानी एक जो द्विध्रुव आपका है उस पर आवेश और उनकी बंध लंबाई यानी उनके बीच की जो दूरी होती है उसका गुणनफल ही द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यह द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि जिसकी दिशा सामान्यतः प्लस से माइनस की ओर को ली जाती है केमिस्ट्री के अनुसार। फिजिक्स में इसकी दिशा अलग होती है, तो यहाँ केमिस्ट्री के अनुसार हम लेकर चलेंगे तो केमिस्ट्री में इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी अधिक धन विद्युती तत्व से अधिक ऋण विद्युती तत्व की ओर। तो जैसे कि अगर A से B इस प्रकार से, A कोई पॉजिटिव है, B कोई नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस CCl4 का जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका निर्धारण करने की कोशिश करते हैं, बाद में फिर हम इनका लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले CCl4 की अगर बात करें तो इस पर 4 आपके क्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक क्लोरीन यहाँ इस तरफ ऐसे। अब यहाँ अगर देखें तो कार्बन और क्लोरीन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें जो दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण की वो कार्बन से क्लोरीन की ओर, दूसरी ओर भी कार्बन से क्लोरीन की ओर। दोनों कार्बन और क्लोरीन है तो बंध लंबाई समान होगी और आवेश भी समान होगा, तो दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण इन दोनों का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण μ1 = 0, दिशा विपरीत होने के कारण। इसी प्रकार से इन दोनों के बारे में अगर देखें तो इनमें भी दिशा विपरीत होने के कारण ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण इसका भी μ2 = 0 हो जाएगा। अब जब μ1 भी 0 μ2 भी 0 तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, μ = 0, यानी CCl4 के लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान आया वो 0 आ गया। अब इन दोनों परमाणुओं, इन दोनों यौगिकों में देखते हैं किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा, इनमें अधिक है या नहीं है। तो वैसे तो कार्बन की जो प्रकृति होती है वो समचतुष्फलकीय होती है। सभी कार्बन परमाणु की संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के कोनों की ओर को निर्देशित होती हैं, जिसमें कार्बन परमाणु केंद्र पर उपस्थित होता है। अब यहाँ CH2Cl2 को हम देख सकते हैं और CHCl3 को ले लीजिए। चलिए पहले CH और Cl3 यहाँ इस प्रकार से ये हमारे चारों परमाणु हो गए। अब यहाँ कार्बन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव है, तो इसकी दिशा इधर हो गई, इसी प्रकार से इसकी दिशा इस दिशा में हो गई। तो यहाँ इन दोनों का परिणामी यानी μ1 = 0 हो गया। अब यहाँ इन दोनों के लिए देखिए, हाइड्रोजन का आकार छोटा होता है, क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, इसलिए मैंने ये बंध लंबाई कम और ये बंध लंबाई थोड़ी सी ज्यादा ली है। अब अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन में लेकर चलें तो कार्बन और क्लोरीन तो है आपका कार्बन से क्लोरीन की ओर, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में अब कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है, हाइड्रोजन अधिक विद्युत धनी, तो इसकी दिशा कुछ हाइड्रोजन से कार्बन की ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण परिणामी जो μ2 होगा उसकी कुछ न कुछ वैल्यू हो जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पर ये 1 और इसका 2 गुना ये 2 है,
तो 1+2 लगभग ये मान के चलिए 3। वैसे ही मैं रफली सा आइडिया एक तरीका कैलकुलेट करने का बता रहा हूं, क्योंकि वो तो बंद लंबाई और इन पर उपस्थित आवेश के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है और कार्बन क्लोरीन की 2 है, तो इनका मान आ जाएगा 3। अब यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। अब इस संरचना को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। एक बार तो देखिए CH और H, एक Cl और एक Cl। ये केवल आपको समझाने के लिए है, समचतुष्फलकीय प्रकृति के आधार पर नहीं है। हम जो सामान्य तौर पर अपनी कॉपी पर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अनुसार लेकर चल रहे हैं। देखिए कार्बन और क्लोरीन की तुलना में तो दिशा हो जाएगी इस प्रकार से, हाइड्रोजन की तुलना में दिशा हो जाएगी कुछ इस प्रकार से ये। अब यहाँ ये दोनों विपरीत दिशा में हैं तो इनका μ1 0, ये दोनों इस दिशा में हैं तो इनका μ1 μ2 0। तो टोटल परिणामी इस संरचना के आधार पर तो हो जाएगा 0। लेकिन एक दूसरी संरचना और हो सकती है जिसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन। यहां पर हमने कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू जो बंद लंबाई है वो 1 म्यू, डायरेक्ट ही हमने μ1 मान लिया और कार्बन क्लोरीन यहाँ पर 2 मान लिया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, हाइड्रोजन से कार्बन की ओर, यहां अब कार्बन से क्लोरीन की ओर, कार्बन से क्लोरीन की ओर। तो यहां तो हमारा एक बंद था, एक ही दिशा में था। अब इनका परिणाम ये एक दिशा में हो गया, इनका परिणामी ये एक दिशा में हो गया, तो यहाँ पर दो परिणामी हो गए। तो इनका जो अंतिम परिणामी हो सकता है वो सदिश राशि के अनुसार देखें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर ये भी आपका 1 और ये 2 और 1 और 1 2 माना जाए तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 2 और 2 4 और 8 हो जाएगा, यानी 2√2 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। एक प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं, एक दिशा में ये है, दूसरी दिशा में हमारा ये परिणामी हमारा हो गया ये 2 और 2, तो यहाँ पर ये आपका 2√2 आ जाएगा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो वैल्यू जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर ये 1 और 2 3 था, बल्कि यहाँ पर ये 3 3 आएगा, 1 और 2 3, 3 और 3, तो इस आधार पर 3√2 हो जाएगा। तो 3√2 की वैल्यू ज्यादा होगी या 3 की, तो इस आधार पर हम देखकर, केवल चित्र को देखकर, जबकि हमें इस बंद लंबाई का मान ये और आवेश का मान नहीं पता है, उसके बावजूद भी हमने केवल संरचना को बनाकर ये देखा कि इनका द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा हो सकता है और क्यों ज्यादा हो सकता है। तो अब आप जो अंतिम आंसर लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि CH2Cl2 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा, क्योंकि अन्य संरचनाओं में दो समान परमाणु होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को, विपरीत द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिस कारण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान घट जाता है। अतः CH2Cl2 का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 हमने विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया। अब लेकर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 5वें प्रश्न में कहा है कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है? 5वें क्वेश्चन में जो आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है वो C5H10 दिया हुआ है। अब कक्षा 11 में जब आपने जीओसी पढ़ी होगी, सामान्य कार्बनिक रसायन पढ़ा होगा, तो वहां पर नामकरण के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर एक सामान्य सा सूत्र होता है CnH2n, जो कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, यानी जिसमें कि आपका द्विबंध उपस्थित होता है। अब यहाँ पर या तो ये द्विबंधात्मक कंपाउंड हो सकता है। अब द्विबंध जो होते हैं, एक समावयवता भी टॉपिक वहां पर पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार ये चक्रीय आपका एल्केन हो सकता है, यानी सिंगल बॉन्डेड होगा लेकिन साइक्लिक होगा, चक्रीय होगा। इन दोनों में से एक हो सकता है इस सूत्र के अनुसार, यानी या तो ये हो सकता है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो एल्कीन, या फिर ये आपका इस प्रकार से पेंटा कंपाउंड आपका चक्रीय यौगिक हो सकता है। अब जो इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो ये कहा गया है कि यह ब्रोमीन के साथ अंधेरे में क्रिया नहीं करता है। अंधेरे में क्रिया नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि इसमें द्विबंध उपस्थित नहीं है।
परंतु यह ब्रोमीन के साथ क्रिया करके एक मोनो हेलोजन कंपाउंड देता है, मोनो ब्रोमिक कंपाउंड देता है, ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर देता है। जब केवल एक ही प्रकार का देता है तो उसमें जो कार्बन होंगे वो सारे के सारे एक ही प्रकार के होंगे। जैसे ये CH2 है, CH2, 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 इसमें सभी कार्बन द्वितीयक प्रकार के कार्बन हैं, द्वितीयक प्रकार के कार्बन हैं। तो इस आधार पर जब भी एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो वो किसी भी स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है, जिस आधार पर बना हुआ यौगिक जो होगा वो मोनो प्रतिस्थापी यौगिक होगा। यानी फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस टाइप से, केवल ये 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन बना सकता है। तो इसने कहा है क्वेश्चन में कि आप उस यौगिक को पहचानिए कौन सा यौगिक है, तो आपका जो वो यौगिक है वो साइक्लोपेंटेन होगा, इस खुली श्रृंखला वाला यौगिक नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि C4H9Br सूत्र वाले यौगिकों के सभी संभव समावयवी बताइए। इस क्वेश्चन में आपको C4H9Br के समावयवी सूत्र बनाने के बारे में कहा गया है, उनके IUPAC नाम भी आप लोगों को लिखने होंगे। तो इसमें जो समावयवता होगी, सबसे पहले हम एक सीधी श्रृंखला के रूप में यौगिक बनाते हैं जिसमें 4 कार्बन हमारे उपस्थित होंगे। यानी ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2Br, जिसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमोब्यूटेन। एक कंपाउंड तो हो गया ये। अब यहाँ पर जो ये ब्रोमीन है ये पहले कार्बन पर था, इसको हम दूसरे पर भी ला सकते हैं। यानी ये हो सकता है CH3, CH2, CHBr और CH3, जिसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। एक कंपाउंड आपका ये हो सकता है। फिर उसके पश्चात अगर हम इसको तीसरे पर लाएं तो यहां से अब काउंटिंग जो है वो दूसरी ओर से हो जाएगी, तब भी ये दूसरे पर ही रहेगा। तो अब हमारा पोजीशन आइसोमर्स तो कोई नहीं बन सकता, स्थान समावयवी तो नहीं बनेगा। तो अब हम इसके लिए चेन को बदलते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका 3 है तो अब 4 है, तो अब 3 लेकर चलेंगे। यानी हो जाएगा CH3, CH3 और फिर CH2Br। एक ये हो सकता है जिसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो-2-मिथाइल और प्रोपेन। एक तो ये नाम हो जाएगा इस प्रकार से। अगला फिर जो ये ब्रोमीन है इसके स्थान पर यहाँ अंतिम बीच वाले पर आए दूसरे पर, यानी ये हो सकता है CH3, CBr, CH3 और CH3, जिसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो इस प्रकार से ये तो 4 समावयवी आपके संरचना के तौर पर बन सकते हैं। लेकिन अभी एक समावयवी और उपस्थित हो सकता है। आपको हमने त्रिविम समावयवता बताई है जिसमें ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता थी। त्रिविम समावयवता में जो ज्यामितीय समावयवता होती है वो द्विबंधात्मक यौगिक द्वारा प्रदर्शित की जाती है, लेकिन यहाँ द्विबंध तो है नहीं, केवल एकल बंध है। तो आपका जो ये 2-ब्रोमोब्यूटेन है कंपाउंड, ये कुछ इस टाइप से प्रदर्शित किया जा सकता है। C पर एक तो H जुड़ा हुआ है, एक इस C पर CH3 जुड़ा हुआ है, एक इस पर Br जुड़ा हुआ है और एक इस पर C2H5 जुड़ा हुआ है। जब कार्बन परमाणु पर चारों समूह बिल्कुल अलग अलग जुड़े हुए हों तो ऐसा कार्बन परमाणु असममित कार्बन परमाणु, क्रेल कार्बन परमाणु कहलाता है, जिसे C स्टार से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको थ्योरी में बताया गया है। तो ये यौगिक जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वो प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करता है, जिसमें आपके 2 फॉर्म, एक तो D रूप और एक L रूप, इस प्रकार की यौगिकों का निर्माण कर देता है। तो इसके टोटल 5 समावयवी आपके उपस्थित होंगे। एक तो पहला हमारा है 2-ब्रोमोब्यूटेन, 1-ब्रोमोब्यूटेन, 1-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन, 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। 4 तो ये हो गए और 5वां एक प्रकाशिक समावयवी जो 2-ब्रोमोब्यूटेन के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 5 समावयवी इसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में हम आपके लिए ये 3 प्रश्न ही लेकर आए हैं। अगली वीडियो में हम इस 6 से आगे के बचे हुए प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।